अगर आप किसी से जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं और रजिस्ट्री करने के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं और उसी में से कोई फरीक जो है सो एक आवेदन जो है सो अंचला अधिकारी महोदय को दे देते हैं, हल्का कर्मचारी को जो है सो दे देते हैं और बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति जो आवेदन किया है, जो जमीन रजिस्ट्री करा के आवेदन किया है, उसका दाखिल खारिज जो है सो रोक दिया जाए, तो दाखिल खारिज जो है सो रुक जाता है। दाखिल खारिज जो है सो रुक जाता है, वो भी रिजेक्ट नहीं होता है, यानी कि निरस्त जो है सो नहीं किया जाता है, बल्कि उसको जो है सो पेंडिंग में जो है सो डाल दिया जाता है या ऑब्जेक्टेड जो है सो स्टेटस में जो है सो बताते रहता है जब आप ऑनलाइन चेक कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, और इस तरह का जब प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है तो इस सर्वे में हमारा दाखिल खारिज कंप्लीट होगा कि नहीं। तो बहुत सारे जो है सो इस तरह का प्रॉब्लम जो है सो हमारे बिहार में हर व्यक्ति के पास आ चुका है, बहुत सारे, ऐसा एक नहीं है, कितना लोगों को तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। तो यह सब जो है सो समस्या जितना भी है दाखिल खारिज संबंधित, तो यह जो है सो दूर कैसे होगा समझिए। सबसे पहले अगर आप जमीन किसी से रजिस्ट्री करवाते हैं, जमीन क्या कराते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो सबसे पहले अगर खतियानी रैयत से जमीन डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाए हैं और दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया है, तो उस समय जो है सो आप खतियानी रैयत का वंशावली बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वंशावली बना लेंगे। और जब वंशावली बनाइएगा तो उसमें उसका जितना भी फरीक होगा उस सभी फरीक का नाम आ जाएगा, और नाम आ जाएगा, और जब आप दाखिल खारिज आवेदन जो है सो कर रखे होंगे और उस पर जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ कर्मचारी पहुंचेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप दाखिल खारिज आवेदन किए हैं, ऐसा नहीं। आपको हो सकता है कॉल करके बुला लेंगे अपने पंचायत पे, या आप जो है सो फोन पर ही पूछ लेंगे, ऐसे बिना पैसा का दाखिल खारिज होता नहीं है। तो आपको बुलाएंगे, जब आप जाइएगा तो ये वंशावली लेके जाइएगा, वंशावली और खतियानी रैयत से रजिस्ट्री करवाए हैं तो वंशावली लेके जाइएगा, और उसमें जो फरीक आपको रजिस्ट्री किया है उसका जितना शेयर जो है सो बन रहा होगा उतना ही आप रजिस्ट्री करवाए होंगे, उतना ही ना रजिस्ट्री करवाए होंगे, और उसके बाद वो जाकर वंशावली दे दीजिएगा। तो हल्का कर्मचारी जो है सो आपका जो है सो दाखिल खारिज अप्रूव्ड कर देंगे, स्लिप जनरेट करवा देंगे, और इसी में सब कुछ सही है, रजिस्ट्री करने वाला भी जो है सो सही है, आप रजिस्ट्री करवाए वो भी सही है, और उसी पर सही होने के बावजूद भी अगर एक फरीक उसी में से उठे और जाकर आवेदन दे दे कि नहीं हमारा बंटवारा मौखिक था, इसमें इधर से हिस्सा बेच दिया, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, कुछ से कुछ बोल के जानबूझकर रोक लगावे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो व्यक्ति रजिस्ट्री किया है वो एक अपना आवेदन लिख देंगे, सहमति पत्र, उसके बाद अपना वंशावली दर्शा देंगे, और उसके बाद वह डायरेक्ट जो है सो अंचला अधिकारी महोदय को देंगे स्लिप जनरेट करवाने के संबंध में, यानी कि दाखिल खारिज संपूर्ण कराने के संबंध में, और वहाँ जो है सो उस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई होने के बाद जो है सो आपका दाखिल खारिज कंप्लीट जो है सो हो जाएगा। कब, जब यह खतियानी रैयत से आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तब। अब उसके बाद जो है सो जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो कोई बातें नहीं है, चलिए कंप्लीट है आपका पूरा प्रोसेस जो है सो, जमीन कब्जा भी दखल में भी है और दाखिल खारिज भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए, अगर इसी में खतियानी रैयत नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर दस्तावेज के माध्यम से जमीन खरीदे हुए है और उससे आप अगर जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा। और इसी में अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है और वही व्यक्ति अगर दाखिल खारिज ना कराए हुए होगा, तब क्या होगा। अरे अगला व्यक्ति का भी जो है सो रजिस्ट्री जमीन था और फिर उसने बेच दिया आपके जो है सो हाथ थे, तो अगला व्यक्ति का रजिस्ट्री जमीन था, तो वह जो दस्तावेज उसके पास था उसका वो दाखिल खारिज नहीं करवाया और सही रख लेता, जमीन भी जोतावाद कर रहा था, और वो आप फिर जरूरी पड़ा था तो आपके हाथे बेच लिया जमीन। अब क्या होगा भाई, तो अब भी कुछ ना होगा, सब कुछ सही है। अब दाखिल खारिज कैसे होगा, तो दाखिल खारिज जो है सो डायरेक्ट आप आवेदन करेंगे, उनसे पहले जो व्यक्ति जो रजिस्ट्री जो पहले लिए थे उनसे भी पहले किसी और का जमीन रहा होगा, तो उसके नाम पर तो जमाबंदी चल रहा होगा, तो उनके जमाबंदी में से आप आवेदन करेंगे दाखिल खारिज के लिए। और जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे
तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े। तो उस कंडीशन में जो है सो बीच वाले जो व्यक्ति था, ऐसे तो 3 पार्टी ना हो गया जी, दाखिल खारिज संबंध में 3 पार्टी हो गया। पहला पार्टी तो वो हो गया जिसने रजिस्ट्री करवाया था, और फिर वो रजिस्ट्री के आधार पर आपको रजिस्ट्री कर दिया। तो आप एक पार्टी बीच वाला और एक पार्टी जो शुरू में बेचा था, 3 पार्टी हो गए टोटल। तो आपका आवेदन जो होगा सो बीच वाले पार्टी को छोड़ के डायरेक्ट जो है सो अगला पार्टी जिन्होंने पहला जमीन बेचा था उनके जमाबंदी में से जो है सो माइनस होगा जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे। आप कहिएगा सर तो वो तो हमको रजिस्ट्री नहीं किए हैं, बीच वाला ना व्यक्ति रजिस्ट्री किया है। तो अरे भाई, बीच वाला रजिस्ट्री किया है तो उसको तो भी देखो रजिस्ट्री है जो अगला व्यक्ति किए हुए है, तो उसका दस्तावेज पर तो ऑलरेडी अगला व्यक्ति का नाम है, वो आपको जो है सो दिखाना पड़ेगा। बीच वाला दस्तावेज जो है सो वो भी आपको जो है सो दिखाना पड़ेगा, जो पहले ये व्यक्ति लिए हैं और इस व्यक्ति से हम लिए हैं, ये व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं करवाए थे। तो डायरेक्ट जो है सो आपको वो जो है सो केवल देखते हुए जो है सो आपका भी दाखिल खारिज संपन्न कर दिया जाएगा। अब इसके अलावे जो जमाबंदी जो है सो रिजेक्ट हो गया, जो जमाबंदी रिजेक्ट हो गया पेंडिंग में बता रहा है, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो जमाबंदी जो है सो रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए अब न सीओ साहब कुछ करेंगे न कर्मचारी साहब कुछ करेंगे। आपको जाना है जिला अपर समाहर्ता के यहाँ, आप जाकर जो है सो एक आवेदन दीजिए। जिला अपर समाहर्ता जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, जिसको DCLR बोलते हैं, वहाँ जाकर आपको आवेदन देना होगा। वहाँ जब आप आवेदन दीजिएगा तो वहाँ अब शुरू से जो है सो सुनवाई होती है। ऐसा नहीं जो आप आवेदन दिए आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो है सो शुरू से जो है सो उस पर कार्रवाई होगी, हर कागजात आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है सो जमाबंदी स्थापित और लगान निर्धारण संबंध में जो है सो वहाँ से आदेश होगा। तब अंचलाधिकारी महोदय जो है सो आपको जो है सो जमाबंदी कायम करेंगे और जो है सो लगान तय कर देंगे। ये प्रक्रिया आपको DCLR के यहाँ जो है सो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जमाबंदी जो है सो कायम नहीं होने वाला है। अगर एक बार डिसमिस हो गया, नीचे स्तर से अगर एक बार डिसमिस हो गया तो बुझिए जो आपको जो है सो परेशानी आ चुकी है, अब वो जल्द से जल्द सॉल्व नहीं होगा। अब इसके अलावे अगर आपका जमाबंदी पहले से चल रहा है, ऑफलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो वह कैसे होगा? ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। जब आप आवेदन कर दीजिएगा तो उसमें कुछ दिन का समय लगता है, और सब कुछ सही रहे तो जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो वह अपडेट हो जाता है, नेट पर चढ़ जाएगा पूरा चीज़ अगर सब कुछ सही है। तो इसके लिए आपको जो है सो ऑनलाइन करते समय आपको जो है सो दस्तावेज का जो है सो, अगर दस्तावेज के माध्यम से ज़मीन प्राप्त है जिसका जमाबंदी आप चढ़ाना चाहते हैं नेट पे, तो अगर दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त है तो आप दस्तावेज का फोटोकॉपी दीजिए, या खतियानी जमीन है तो खतियान का फोटोकॉपी, और पुराना जो लगान रसीद कट रहा था वो आप जो है ना, जो रसीद जो कट रहा था उसका जो है सो आप फोटोकॉपी संकलन कीजिए। उसके बाद जो संबंध होगा, दस्तावेज में जिनका नाम है उनके साथ आपका क्या संबंध है, या खतियान में जिनका नाम है उनके साथ आपका क्या संबंध है, ये बताते हुए आप आवेदन कर दीजिए। तो उसमें मोबाइल नंबर सब रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद जो है सो 21 दिन से मुझे लगभग महीना 1 महीना टाइम लग ही जाता है, ठीक है ना, समझिए जो 1 महीना का टाइम लग ही जाता है पूरा चीज़ कंप्लीट होने में। तो जब सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो है सो पूरा चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा नेट पर, जो है सो आपका जमाबंदी भी जो है सो दिखाई पड़ेगा, और रसीद भी आप ऑनलाइन कटा सकते हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन रसीद जो है सो नहीं कटता है। अब चलिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा रकबा में त्रुटि है, लगान में त्रुटि है, ये सब कैसे सुधार होगा? तो इस सब के लिए भी आपको जो है सो आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद ही सुधार होगा। तो चलिए, ये जमाबंदी जो हम बताए हैं आपको जो है सो हर रैयत के पास होना जरूरी है। जो व्यक्ति के पास जमीन है, थोड़ा भी जमीन है, तो उनका भी लगान रसीद जो है सो कटना चाहिए, और नहीं करता है तो एक अलग बात है, लेकिन कटना चाहिए। तो और सर्वे में जो है सो लगान रसीद का उतना महत्व नहीं है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। आप अपना जो है सो सहूलियत के हिसाब से जो है सो, अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो ये सब काम में भिड़िए, अपना जमाबंदी जो है सो ऑनलाइन अपडेट करवाइए। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह जानकारी पसंद आया होगा, और जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में हमसे बात करना चाहते हैं
तो आपको इसके लिए जो है सो 50 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाना है, वहां आपको QR कोड मिलेगा, उस पर जो है सो आपको 50 रुपया पेमेंट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना है। उसके बाद हमारे तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा या आप खुद भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।